हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम प्रश्नों का पिटारा लेकर आए हैं और अच्छे अच्छे जो हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो हमने जानकारियां ली थी उसके बारे में आज हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और बारीकी से आप लोग अध्ययन करते चलिएगा। पहले हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूलों को यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूलों को बताते हुए चलते हैं, इसके बाद तब हम आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर देखना अच्छे से ना, हाँ कोई दिक्कत होगी नहीं, आप अच्छे से देखना इसे। तो देखो यहाँ पे कुछ स्टार लगा करके आपको बता रहे हैं, हम जानते हैं कि साइन आई बटे होता है साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, यहाँ तक बराबर होता है, हम इसको लिखते हैं 1n2। और यह भी हम जानते हैं कि 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। 1n2 का मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। अब इसको जब भी हमें ज्ञात करना होता है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन जब भी ज्ञात करना होता है, तो जिसका ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रखा जाता है और जिसके सापेक्ष लाना होता है उसको नीचे। और ये जो वैल्यू होती है निर्वात के सापेक्ष होती है, यानी इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो 1n2 को हम लिखते हैं क्या, 1n2 तो जो जिसका बाद वाला जो है उसको ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसका ज्ञात करना उसको कहाँ पर रखना, ऊपर। तो यह n2 बटे n1, ये जो लिखा गया है यहाँ पर यह सब निर्वात के सापेक्ष, यहाँ पर निर्वात के सापेक्ष को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो n2 बटे n1, तो आपको इतना जानना है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है 1n2 बराबर n2 बटे n1। अच्छा, और भी जानेंगे, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमें है, यह हमें तो इतना पता हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n2 बराबर, यहाँ पे कुछ चीजें हैं थोड़ा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि क्या नाम उसका है, n बराबर होता है c बटा v, कल बताए थे c बटा क्या होता है v, n बराबर क्या होता है c बटा v। तो अगर दूसरा माध्यम है, दूसरे वाले माध्यम में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले माध्यम में n2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, c बटे v2, c बटे v2 लिख सकते हैं। क्यों भाई, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तो दूसरे माध्यम की चाल हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की चाल नियत होती है, बदलती नहीं। मतलब प्रक्षी जो भी है निर्वात में प्रकाश की चाल कभी नहीं बदलती, उसको ऐसे रहने देते हैं, लेकिन माध्यम में चाल क्या जाती है, बदल जाती है। बटे n2 का मान, अगर यह n2 बराबर c बटे v2 लिखा हमने, तो n के लिए लिख सकते हैं c बटे v1। c और c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर v1 ऊपर जाएगा और मिल जाएगा v2 मिल जाएगा। ठीक है, तो n2 बटे n1 बराबर v1 बटे कितना मिल गया, v2 मिल गया। चूंकि हमें क्या पता है, n बराबर होता है c बाई v, पिछले हमने वीडियो में देखा था। ठीक है, तो यहाँ निष्कर्ष में आ गया n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, अगर हम आवृत्त के पद में देखें, ठीक है, आवृत्त के, तो वेग और तरंग दैर्ध्य, तो आवृत्त के पद में अगर हम देखें तो देखो, चूंकि n बराबर c बटा v होता है, तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ गया n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2। अच्छा, यहाँ पर है चूंकि n बराबर है c बटे v है। ठीक है, यहाँ पर और एक और फार्मूला होता है, चूंकि प्रकाश की आवृत्ति जो होती है न्यू, प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, न्यू बराबर प्रकाश की आवृत्ति है
तो हम इसको लिख सकते हैं C बराबर न्यू लेमडा। लेमडा क्या है, देखो न्यू है, इसको क्या कहते हैं न्यू, ऐसे थोड़ा झुका, इसको कहेंगे न्यू। सी प्रकाश की चाल है, न्यू क्या है, सी प्रकाश की चाल है, और न्यू जानते हैं क्या है, आवृत्ति। न्यू क्या है, आवृत्ति। किसकी आवृत्ति, प्रकाश की। और लैम्डा क्या, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और सी क्या, प्रकाश की चाल। यह तो हमें पता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम लैम्डा का मान निकालें तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई, लैम्डा बराबर सी बाई न्यू। सी बाई क्या हो गया, न्यू हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे, अब देखो, आप ये ध्यान रखते, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर ये प्रकाश की चाल ना हो, अगर यह सी प्रकाश की चाल ना हो, इसको हम माध्यम में प्रकाश की, मतलब सी यहाँ पर प्रकाश की चाल हो, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर माना गया सी को। लेकिन अगर माध्यम में मानते हैं, क्या मानते हैं, सी को माध्यम में मानते हैं, तो सी को अगर माध्यम में प्रकाश की चाल मानते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी। और न्यू क्या होता है, न्यू यहाँ पे क्या होता है, न्यू नियत होता है। बताया गया ना कि अगर अपवर्तन की घटना होती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह क्या है, चाल। यह चाल हम कौन सा लेंगे यहाँ से, या लैम्डा बराबर ले लेते हैं v बटे न्यू। v क्या है, मीडियम, v क्या है, मीडियम। यहां से हम इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, अगर हम c को माध्यम में लेते हैं तो हम लैम्डा बराबर लिख सकते हैं v मीडियम बटे न्यू। आप यहाँ पे अगर न्यू को क्या करते हो, न्यू को अगर यहाँ पे न्यू को क्या कर दे रहे हो, फिक्स कर रहे, क्यों, चूंकि आवृत्ति फिक्स होती है, तो इम्प्लाइज दैट, यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि न्यू बराबर नियत, चूंकि लिखेंगे, चूंकि न्यू बराबर क्या होता है, नियतांक, यानी कि स्थिर। न्यू क्या होता है, स्थिर। न्यू माने क्या है, आवृत्ति। न्यू बराबर क्या है, आवृत्ति किसकी, प्रकाश की, बराबर स्थिर। न्यू क्या होता है, स्थिर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा सीधे वेग के क्या हो जाता है, लैम्डा जो होता है माध्यम की तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगी, किसकी है, माध्यम की तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगी, माध्यम की चाल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। माध्यम की तरंग दैर्घ्य जो हो जाएगी, माध्यम के चाल के बराबर हो जाएगी। तो इस दरमियान हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा बटे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। आप देख रहे हो, लैम्डा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात में हो गया हमारे, डायरेक्टली वी एम लैम्डा एम वी एम। इसका मतलब अगर वेग बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य बदलेगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगा तो वेग भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा एक निष्कर्ष निकाला। यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे आपको दे रहे हैं। निष्कर्ष यह हुआ कि n2 बटे n1 बराबर होता है क्या, v1 बटे v2 बराबर होता है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, यानी v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 होता है। पहले माध्यम है, और v1 v2 क्या है, पहला और दूसरा माध्यम, पहले और दूसरे माध्यम के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि यन क्या है, यहाँ पर यन अपवर्तनांक है, यन अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी क्या प्रकाश की चाल है, बी क्या है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब मान लेते हैं अगर यह सी जो है निर्वात के लिए है और यह प्रकाश की आवृत्ति, लेकिन अगर हम माध्यम में देखें, माध्यम में तो हम इसको लैम्डा एम और लैम्डा वी एम लिख सकते हैं। और इस चूंकि वी क्या, न्यू क्या नियत होती है, इसको छोड़ देंगे तो लैम्डा एम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Vm हो जाएगा। और इस तरह से n2 बटे n1 बराबर V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा λ1 अपान λ2। ठीक है, ये हमने इसमें फार्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और ये हमने कल वाला फार्मूला यहाँ देखा था। ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नों को कैसे करेंगे। आप इतना ध्यान रखना, कह रहा है कि माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, सीमा पृष्ठ का मतलब दोनों माध्यमों का पृथक कार्य तल, यह तल है, इधर वायु है, इधर जल है या कांच है, कोई अन्य माध्यम। ठीक है, दोनों माध्यमों का जो तल है पृथक कार्य तल। ठीक है, एक प्रकाश किरण लंबवत यानी सीधे गिर रही है। अगर प्रकाश किरण सीधे गिर रही है तो अपवर्तन कोण होगा। अच्छा बताओ, अगर वह ये तल है, मतलब क्या है, यह तल है और कोई प्रकाश किरण सीधे डालेंगे तो यह क्या हो जाएगी, विचलित, बिना विचलित हुए निकल जाएगी। शीशा है ना, शीशा कैसा हो, पारदर्शी, आर पार दिखे, तो उसमें सीधा अगर उसके लंबवत टार्च से जलाओगे ना तो यह प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर ऐसे करोगे भाई, सीधा करोगे ना तो आपतन कोण 0 हो जाएगा, और आपतन कोण 0 हो जाएगा तो अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि कोण R या कोण I किस पर, I पर डिपेंड होता R। जब इसके बीच कोण नहीं बनेगा, देखो अभिलंब, ये अभिलंब है और किरण इसी पर होकर जा रही, कोण 0 है। जब कोण 0 हो जाएगा तो क्या प्रकाश की किरण जाएगी, कोण 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम कहेंगे माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित अगर होती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है, 0 अंश होता है। सही आंसर यह हो जाएगा। दूसरा, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण कितना हो, 30 अंश हो, तो अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो यह देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक से रुक जाओ, एक मिनट। चलिए ठीक है, बात को देख लेते हैं, इसको देख लेना। ठीक है, फार्मूला कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है कुछ सवालों को। देखो अब इसके बाद यहाँ पे अगला देखो, पहले वाले को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दोनों माध्यमों का पृथक कार्य तल है और यह क्या है, नॉर्मल है। अगर प्रकाश की किरण इसी पर आकर, प्रकाश किरण अभिलंबवत कितने अंश का कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अभिलंब रही लंबवत आपतित होती है तो यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी और कोण कितना बनेगा, 0 अंश का बनेगा। कौन सा, अपवर्तन कोण। जब आपतन कोण 0 है, क्योंकि I अगर 0 है तो R बराबर भी 0 होगा। ठीक है, यह तो हमने देख लिया है। दूसरा देखते हैं, यदि आपतन कोण 42 अंश, देखो अच्छे से इसको, अच्छे से देखो इसको, बहुत सारे प्रश्न इसमें से करने हमें हैं। देखो यह क्या है, दोनों माध्यमों का पृथककारी तल है। यह क्या है, नॉर्मल है, यानी यह क्या है, अभिलंब है। अब हम क्या करते हैं, अगर प्रकाश की किरण को यहां से डालते हैं, देखो यहां से, तो अगर ये मान लेते हैं विरल माध्यम है, क्या है, विरल, और इसने कहा 42 से 30, इसका मतलब ये विरल है या क्या है, सघन है। यह क्या है, सघन। अब कैसे हमने जाना विरल सघन, देखो भाई ये आपतन कोण 42 अंश है, अगर I का मान ज्यादा है R की तुलना में तो इसका मतलब विरल से सघन में आ रही, तो यह विलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। लेकिन जाना कहाँ चाहिए था, इसे जाना इधर चाहिए था, तो यह कोण हो गया I, कितना दिया इसका मान, I का मान कितना दिया है, 42 अंश, और R का मान कितना दिया गया है, 30 अंश, और हमें यह पूछा है डेल्टा, हमें पूछा है डेल्टा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर यह 42 अंश है और यह कितना हो गया, 30 अंश है, तो मान लेते हैं अगर यह विलंब के साथ यह किरण 42 अंश का कोण बनाती है, तो अगर यह सीधी निकल जाती तो यह वाला कोण भी टोटल 42 अंश हो जाता।
लेकिन चूंकि ये किरण क्या हो गई, 30 अंश से झुक गई, तो 42 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा, तो डेल्टा एम जब भी निकालोगे, डेल्टा बराबर आपको 42 अंश में से 30 अंश को क्या करना है, घटाना, आंसर आ जाएगा 12 अंश। ठीक है, देखो यह विलंब है, तो कोई भी रेखा जैसे यह है, अगर जितना कोण यहाँ पर बनता है तो यह वाला कोण भी 42 अंश बनना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि 30 अंश यहाँ झुक गई है, तो चूंकि विचलन कितना हो, हमने बताया ना विचलन कोण यही होता है, इसका मान निकालने के लिए 42 में से 30 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो अगला देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपको सब मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को हम करवाएंगे, बस आवश्यकता है आप इसको पढ़िए बार बार और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर करना तो बनता ही है। तीसरा है प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः, मान लेते हैं, देखो अच्छे समझो इसे, ये देखो प्रकाश की चाल है, कि माध्यम क्या है 1 है और माध्यम क्या है 2, इसमें वेग कितना है v1 है, इसमें वेग कितना है v2। अब मान लेते हैं यह प्रकाश की किरण यहां से आई और यह मान लेते हैं अभिलंब की ओर झुक गई, यानी क्या हो गया, यह इसको मान लेते हैं क्या है, विरल है, और यह क्या माध्यम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यम 1 से चाल, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः v1 v2, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष क्या होगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक अगर n1 है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n2। अब इसने क्या कहा, देखो अच्छे समझो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, भाई 2 के सापेक्ष करना है, तो 2 के सापेक्ष हम कैसे करते हैं, देखो 2 के सापेक्ष जब भी करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, 2 के सापेक्ष, तो हम लिखते हैं n2 मतलब इसने कहा 2 के सापेक्ष, तो 2n1 बराबर हो जाएगा n1 बटे n2। हमने बताया ना आपको कि जब भी 2n1 अगर लिखा है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और इससे पिछले वाले में हमने बताया था कि अगर 1n2 लिखा गया है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या करना है, अपवर्तनांक निकालना है, तो 2n1 बराबर n1 अपान n2। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि n2 बटे n1 बराबर क्या होता है, n2 बटे n1 बराबर होता है v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। तो n2 अगर यहाँ पर n2 था तो यहाँ पर v1 था, और अगर n1 है तो v2 है, तो यहाँ n1 अब की बार आएगा तो क्या आएगा, v2 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v1। देखो अगर n2 है तो v1 है, अगर n1 है तो n2 है, तो हमें पूछा था दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, तो जिसका पूछे उसको ऊपर करना होता है, n1 अपान n2, तो n1 की वैल्यू क्या है, v2 है, और n2 की वैल्यू क्या है, v1 है, तो v2 बटे v1 हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा b हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, b वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखो कितना अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई, हम पहले इसको बताए हैं, फिर भी अब प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं। देखो यह हाई स्कूल के साथ साथ इंटर वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, इस तरह से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है, चौथे में प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो सीधी बात है, प्रकाश का वेग देखो निर्वात में, हम जानेंगे इसमें कह सकते हैं प्रकाश में, निर्वात में अथवा वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, यानी कहेंगे अगर निर्वात और वायु हो तो निर्वात में सबसे ज्यादा होगी, और नहीं तो वैसे निर्वात वायु कह देते हैं। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है, निर्वात वायु में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, लेकिन
अगर आपको इसमें क्या क्या दिया, वायु दिया, जल दिया, कांच दिया, निर्वात, तो जानते हो कि वायु में अगर निर्वात और वायु दिया है दोनों तो आपको निर्वात लगाना है, ठीक है। अगर निर्वात नहीं देता तो आपको वायु लगाना होता है। फिर इसके बाद तो निर्वात में, फिर वायु में, फिर जल में, फिर कांच में। अगर जल वायु ना दिया होता तो निर्वात तब भी लगाना है, और अगर वायु दिया होता तो वायु लगाते, ठीक है। जल में प्रकाश के चाल, वैसे हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखो निर्वात या वायु, वैसे लिखा है निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दूसरी बात क्या है, वाटर में अगर पूछे जल में प्रकाश की चाल वी वाटर, डब्लू माने जल में प्रकाश की चाल अगर पूछे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और अगर कांच में पूछे ग्लास में प्रकाश की चाल तो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस तरह से हम जानते हैं, तो सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला कह रहा है कांच का अपवर्तनांक क्या है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो सबसे ज्यादा अपवर्तन कौन सा होता, कौन अपने रास्ते से ज्यादा विचलित होता, कौन सा ऐसा रंग है, तो उस रंग का नाम है बैगनी रंग। सही आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा यानी अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, जो जितना विचलित होगा माने जो अपने रास्ते से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जितना विचलित होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक वर्णी प्रकाश Y से अपवर्तनांक N के माध्यम में अपवर्तित होता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात होगा। सही बात, देखो क्या कह रहा है, एक प्रकाश किरण Y से अपवर्तनांक N के माध्यम में अपवर्तित होता है। देखो क्या है, अब देखो y का अपवर्तनांक 1 माना है इसने, y के अपवर्तनांक को क्या माना जाता है 1। अगर ये y है, अगर ये क्या है y है तो उसके लिए अपवर्तनांक कितना माना गया 1, ठीक है। और ये अगर यह कोई दूसरा माध्यम है, यह क्या है माध्यम, तो इसका अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं n। अब कह रहा है अपवर्तित होती है तो यहाँ से किरण मान लेते हैं, यह प्रकाश किरण है, ये विरल है, y है तो ये सघन हो जाएगा, तो अपवर्तित हो गई। तो आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्घ्य, आपतित I और इसकी तरंग दैर्घ्य के मान लेते हैं λ1, इसकी तरंग दैर्घ्य को मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं λ2, ठीक है। तो इसने पूछा है आपतित तथा अपवर्तित तरंग दैर्घ्यों का अनुपात, यह R हो गया तरंग दैर्घ्य का अनुपात। हम ये जानते हैं, देखो ये हमें फार्मूला भी पता यहाँ पे है, चूंकि N2/N1 बराबर होता है V1/V2 बराबर λ1/λ2। V1 है तो λ1 होता है और N2 है तो V1 होता है। तो हमसे क्या पूछा है अपवर्तनांक, अगर इसका अपवर्तनांक N2 का अपवर्तनांक N है और N1 का 1 है तो, और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है λ2 है और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है λ1 है। तो इसने पूछा है इम्प्लाइज दैट यह हो जाएगा, हमसे पूछा है λ1/λ2 बराबर हो जाएगा 1/n 1/n या λ1/λ2 बराबर 1/3। λ1/λ2 बराबर कितना आ जाएगा 1/3
3। तो 1:n, कितना आंसर आ जाएगा? 1:n आएगा। ठीक है, चूंकि हमसे पूछा है तो आपतित तथा अपवर्तित तरंग दैर्घ्यों की तरंग दैर्घ्य, आपतित के लिए λ1 है और अपवर्तित के लिए है λ2 है। तो λ1 अनुपात λ हमें चाहिए, तो λ1 अनुपात λ2 बराबर 1 अनुपात n हमें मिल गया। ठीक है, तो इसमें पूछा है, सही पूछा कि नहीं पूछा? सही, ओह सॉरी, हाँ थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, गलती है भाई, गलती हो गई। देखो यहाँ पर गलती, हमने शुद्ध गलत लिख दिया, n2/n1 और v1/v2 λ1। तो हमने जब n2 बराबर n माना है तो λ1 बराबर तो 1 मानना चाहिए ना। हाँ गलत हो गया भाई, 1 होगा, λ2 होगा। देखो फिर से देखो, अगर हम n2/n1 बराबर v1/v2 बराबर λ1/λ2 रखते हैं, ठीक है, तो हमें अगर n2 के बार n2 है ना, ये पहले हम इसको n1 मानते हैं, इसको n2 मानते हैं, तो n2 के स्थान पर अगर हम n रखते हैं और n1 के स्थान पर 1 रखते हैं, तो हमारे लिए फार्मूला है n2 अगर है तो λ1 है, तो n2 के स्थान पर n रखेंगे तो λ1 और n1 के स्थान पर 1 रखेंगे तो λ2 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कि λ1 अनुपात λ2 बराबर n अनुपात 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा गलत हो रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुधर गया। तो यह सही आंसर हो जाएगा, यह ना होकर के कौन सा हो जाएगा? n अनुपात 1 होगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे λ2 रख दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ पे आप पूरी तरह से करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का क्या है? आधा है। चूंकि हमें पता है कि साइन आई बटे होता है साइन आर बराबर क्या है? n के माध्यम में प्रवेश करती है निर्वात से, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? निर्वात से प्रदर्शित हो रही है, तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का क्या है? आधा है। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, चूंकि अपवर्तन कोण r जो है क्या है? आपतन कोण का आधा है। इतना पहले पकड़ो, क्या कह रहा है? एक 7वां क्वेश्चन, छठा, एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। तो आपतन कोण क्या? अपवर्तन कोण आई का आधा है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं आई बराबर हो जाएगा 2r, इसलिए साइन आई बटे साइन आर आर बराबर होता है n। ठीक है, तो यह हो जाएगा n हो गया। अब देखो क्या है, इसके स्थान पर लिखा इसने साइन 2r बटे साइन आर, साइन 2r हो गया साइन आर। अब साइन 2r बराबर होता है 2 साइन थीटा 2 साइन आर इंटू कॉस आर बटे होता है साइन आर। ये आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये n बराबर हो गया ना, क्या आ जाएगा? n बराबर 2 cos r इम्प्लाइड डेट क्या पूछा है? तो आपतन कोण, तो आपतन कोण है। अच्छा, आपतन कोण पूछा है, तो आपतन कोण पूछा है ना, इसको हमें लिखते हैं। तो n बराबर 2 cos r बराबर हो जाएगा कितना, तो उसका दुगना करें। चलो ऐसे निकाल देते हैं, तो i बराबर इतना हो जाएगा, तो साइन आई बटे कितना हो जाएगा? 2 बराबर n। अब 2 ऊपर आ गया,
थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या कुछ? सही तो है, रख देते हैं। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी लग सकता है। आफ्टर कोड पूछा है तो अपवर्तन कोण। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं ना। पूछा तेज, ठीक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2r बटे sin r। इसको हम लिख सकते हैं, सूत्र होता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस r बटे हो जाएगा sin r, या कट जाएगा। तो n बराबर हमें मिलेगा कितना? n बराबर मिलेगा क्या मिलेगा? 2 cos r इम्प्लाइज दैट r बराबर कितना आपको मिलेगा यहाँ से? n बटे r का मान निकालेंगे अगर ना, यह हो जाएगा n/2। तो r बराबर हो जाएगा cos इनवर्स n/2। देखो कैसे, ना समझ में आते, नहीं आ रहा है? देख लेते हैं फिर से भाई, हो सकता है। फिर से देखो, n बराबर होता है sin i बटे sin r। अब देखो sin i प्रश्न में कह रहा है, तो इसके स्थान पर लिखो 2r, और यह हो जाएगा sin r, और यह किसका फार्मूला है? sin 2r इंटू कॉस r बटे sin r, यह कट जाएंगे। तो n बराबर मिलेगा 2 cos r। तो यहाँ से r निकालोगे ना, तो पहले यहाँ पे हो जाएगा या cos r बराबर n बटे 2, तो r बराबर हो जाएगा cos इनवर्स n/2। अब हमें पता है, चूंकि r जो है i का क्या है? आधा है। r क्या है? i का आधा है। तो लेकिन i बराबर कितना होता है? 2r। चूंकि i बराबर होता है 2r, तो इम्प्लाइज दैट i बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2। i का मान 2r है, तो r का मान इसमें रख देते हैं। तो r का मान जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 cos इनवर्स n/2। 2 cos इनवर्स n/2 हमारा सही आंसर है। 2 cos इनवर्स आ जाएगा n/2, हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इन सारे प्रश्नों को किया। कम आज 7 प्रश्न हमने किए हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, यानी प्रश्नों का पिटारा हमारे पास होगा। ठीक है, तो जब आप देखेंगे तभी हम उसको खोलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।